फरीद बाबर खान। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर लाहौर के, इस टाइम नामवर हैं, किसी तारफ़ के मुताज नहीं, दानिश खान और अरसलान तैमूरी। हम इनसे बात करेंगे। आजकल तबादलों का सिलसिला जारी हुआ। CIA का क्या किरदार था और क्या करते रहे हैं ये। एक इनका बड़ा पिलर था, बहुत बड़ा CIA का, जिसने दर्जनों जो है पुलिस मुकाबले अपनी तैनाती में कर दिए, जिसका नाम है मोहम्मद अली भट्ट। और दानिश भाई, आप ये बताएं, मोहम्मद अली भट्ट के क्या किरदार है, कैसे ये करता रहा मुकाबले, और इसके पीछे कौन सी कुंजी थी जो ये जब से तैनाती में उसके बाद का तबादला नहीं हुआ और ये अपने यहाँ तैनात रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे मौका दिया अपने प्रोग्राम में। तो ये सब जहाँ तक बात मोहम्मद अली भट्ट की है, तो मोहम्मद अली भट्ट का शुमार पंजाब पुलिस के उन तगड़े इंस्पेक्टर्स में से होता है जो मादर पितर आज़ाद, और जिनको पूछने वाला कोई भी नहीं। कोई भी गवर्नमेंट आती है तो इनकी लगामें, ये बेलगाम इंस्पेक्टर्स हैं। मोहम्मद अली भट्ट के कारनामों से कौन वाकिफ़ नहीं। मोहम्मद अली भट्ट अपने आप को, एक इनके भाई गालिबन SP भी हैं, सिक्योरिटी में हैं, नदीम भट्ट साहब। मोहम्मद अली भट्ट अपने आप को कुलसूम नवाज़ बेगम, कुलसूम नवाज़ शरीफ साहब की मरहूम अहलिया का रिश्तेदार भी गनवाता है। और इससे पहले CIA से पहले वो जिस थाने में तैनात रहा है, वहाँ पे उसने करप्शन के, बदतमीज़ी के बेहंगम झंडे गाड़े हैं। मैं उसको बजाते ख़ुद भी जानता हूँ कि जब वो थानों में, जब वो तैनाती के दौरान साइलिन के साथ उसका जो रवैया मोहम्मद अली भट्ट का था कि वो एक रिक्शे वाला या एक टोंगे वाला भी वो ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करता जो मोहम्मद अली भट्ट की ज़ुबान। अब उसके ताकतवर होने की बदौलत उसको अपनी मनचाही सीट, मनचाही उसकी मंशा के मुताबिक उसको CIA में तैनात कर दिया गया, जबकि CIA के अंदर बहुत से काबिल इंस्पेक्टर्स और बहुत से काबिल अफसरान मौजूद थे जो उस जगह के अहल थे जहाँ पे मोहम्मद अली भट्ट को बैठा दिया गया। इसी तरह मोहम्मद अली भट्ट ने पैसे लेके करोड़ों रुपया, मैं आपसे आज ऑन कैमरा ये बात कर रहा हूँ कि करोड़ों रुपया इस शख्स ने बनाया, करोड़ों रुपया कमाया। सहाफ़ी और बिजनेसमैन, कोई भी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, जिसके साथ इसका बैर पड़ा, इसने उसको नहीं छोड़ा। जेलों से बंदे लाके उठा के मारता रहा है। और लाहौर में आपने सुना होगा जो गैंग्स चलते हैं, उनके शूटर्स ये पकड़ता था। एक गैंग का शूटर पकड़ता था, दूसरे गैंग वाले से कहता था कि भाई शूटर मैंने पकड़ा है फ़लाने गैंग का, बताओ उसका क्या करना है। उससे पैसे लेके उस शूटर को इनकाउंटर कर देता था। अब आप ये देखें कि शूटर को इनकाउंटर करने के ऑर्डर्स तो आपको पता है कि CCPO साहब के और आला पुलिस अफसरान ने भी ये लाहौर में से ये गंद ख़त्म करने के लिए ये अहकामात जारी किए कि ये शूटर्स और उजरती कातिल जो हैं इनका सफाया किया जाए। दानिश भाई, आपकी बात काट रहा हूँ, ठीक है, अफसरान के भी नोटिस में होता है, अफसरान भी देते हैं, ऑर्डर दे देते हैं, लेकिन अफसरान को भी तो पता होना चाहिए ना कि जाली पुलिस मुकाबला कौन सा आ रहा है, किसको सही मार रहे हैं, किसके साथ सही कर रहे हैं। और लोग एहतजाज करते फिरते हैं गली मोहल्लों में, किसी की माँ रो रही है, किसी की बहनें रो रही हैं, और इन्होंने बेगुनाह लोगों को ही मारा है, पैसे ले लेके मारा है। तो इस पे जो हमारे बड़े अफसरान जो हैं, ये क्यों नहीं इस पे एक्शन लिया आज तक। देखें, कोई अफसर, मैं आपको अफसरान करवा देता हूँ। अभी ये हाल ही में DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर कामरान आदिल थे, वो काम करना चाहते थे और वो काम कर भी रहे थे, उनको काम नहीं करने दिया गया। ये एक माफिया है, ये इसकी बहुत गहरी रूट्स हैं जो काम करने वाले अफसरान को भी काम नहीं करने देते और किसी ना किसी तरीके से ये उनको ट्रैप कर लेते हैं, उनको ब्लैकमेल कर लेते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, SP CIA आसिम इफ्तिखार कम्बो बेसिकली एक जेन्युइन इंसान और एक ऑनेस्ट इंसान है, और उसके बारे में आप कहीं से भी पता कर लें, आपको पता चलेगा। लेकिन आपने एक मिसाल सुनी होगी कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। मोहम्मद अली भट्ट के कारनामों की वजह से आसिम इफ्तिखार की जो आज रिप्यूट, जो आज रेपो और जो उसकी जॉब स्टेक पे लगी हुई है, वो सब मोहम्मद अली भट्ट के कारनामों की वजह से है। क्योंकि आसिम इफ्तिखार SP CIA लाहौर
कहीं ना कहीं मोहम्मद अली को मना करता रहा है और उसको इस किस्म के इनकाउंटर्स और पैसे लेके लोगों को मारने से वो उसको रोकता रहा है, लेकिन वो अपनी इन हरकत और अपने इस शेवे से बाज नहीं रहा, जिसका खमियाजा आज आप देख लें आसिम इफ्तिखार कंबो भुगत रहा है। CIA आसिम इफ्तिखार कंबो वाकई एक ऑफिसर, अच्छा ऑफिसर है, लेकिन इसको जो है ना बदनाम किया गया। और जितने भी ये इसने टीम बनाई हुई थी मोहम्मद अली भट्ट ने, वो टीम के मुतालिक आप क्या कहेंगे कि उस टीम में ये जो शामिल थे उनको भी तबादला उनका किया जाएगा कि उनको अभी बीच में ही रखा जाएगा? कोई इंक्वायरी अभी तक नहीं लगी, किसी आला अफसरान ने नहीं ली, या नून लीग का इस पर जो पुष्ट बनाई है उसकी वजह से ये बचा हुआ? देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें हैं, 2-3 फैक्टर्स हैं। एक तो आपने जो बात अभी खुद ही अपने सवाल का जवाब दिया कि नून लीग कोई पार्टी सपोर्ट की वजह से भी, और दूसरा मोहम्मद अली भट्ट ने CIA को मुकम्मल तौर पे यरगमाल बना रखा था, मुकम्मल तौर पे। आपको जो SP CIA आसिम इफ्तिखार कंबो नज़र आते थे या नज़र आते हैं, वो बिल्कुल उनका कोई किरदार नहीं था, वो एक डमी एक किरदार था। मोहम्मद अली भट्ट ने बेसिकली एक अपनी टीम, अपनी मोनोपली, अपनी इजारादारी कायम की हुई थी, जिसको दिल करता था उठाता था, मारता था, कोई उसको पूछने वाला नहीं था। और मैं आखिर में ये कहना चाहूँगा कि मोहम्मद अली भट्ट की टीम के जो कुछ अब अफराद अभी भी CIA में मौजूद हैं, उन सब का कड़ा एहतसाब होना चाहिए, उनके बैंक अकाउंट्स चेक होने चाहिए, और उनके पास पैसे कहाँ से आए और कहाँ कहाँ उन्होंने किस किस के अकाउंट में अपनी फैमिलीज़, अपनी वाइफ और अपने बच्चों के नाम पे उन्होंने जो प्रॉपर्टीज़ उनकी है वो डिक्लेयर होनी चाहिए, और इनका सबका एहतसाब होना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, ये दानिश खान साहब से हमारे से गुफ्तगू हुई है। अब अरसलान तैमूरी से हम पूछते हैं कि इनके साथ ये बहुत बीती है, इनके साथ भी ज़्यादतियाँ हुई हैं और इनको शनाख्त परेड पर बंद भी कराया गया चंद माह कबल, और बड़ी मुश्किल से इनकी जान बची है। और ये पूरा गैंग है इसमें CIA में, और ये तबादला इसका कैसे होगा, कौन कौन जाएगा, ये अरसलान से पूछते हैं। इसके साथ कौन कौन मुलव्वस हैं, और ये लोगों को पैसे लेके और दूसरी पार्टी से शनाख्त परेड पे बंद कराते हैं, थानों में, जेलों में भेज देते हैं। ये आप अरसलान से बात करते हैं। जी अरसलान तैमूर साहब, बताएं हमें इनके हालात व वाक़ियत, CIA, तमाम CIA अफसरान के, और जो ये मोहम्मद अली भट्ट की जो टीम थी उसके मतलब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फरीद बाबर खान साहब, आपने मीडिया क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन के पैनल पे मुझे बुलाया, और इसलिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ इसके लिए। और आप जानते हैं कि मैं हमेशा हक़ाइक़ मंजर यहाँ पर लेके आया हूँ, और मैंने हमेशा हक़ाइक़ की साफ़त की है। उसके लिए मैंने जेलें भी काटी हैं, सज़ाएँ भी ली हैं, तशद्दुद भी बर्दाश्त किया है। लेकिन आज आपने जो सवाल किया है, ये सवाल असरअंदाज हो रहा है हमारे लाहौर शहर के आने वाली नस्ल पर। हमारे लाहौर शहर के आने वाले जो बच्चे हैं, जिन्हें रिकॉर्ड याफ्ता बनाकर जेलों में भेज कर और असल लोगों की बजाय उन लोगों के एनकाउंटर्स कर दिए जाते हैं, और शनाख्त परेड क्या है ये मैं आज आपको बताता हूँ। फरीद बाबर साहब, लाहौर में एक इंस्पेक्टर तैनात है मॉडल टाउन CIA में, जिनका नाम है मलक ज़हीरुद्दीन बाबर अवान। इनके भाई भी एक इंस्पेक्टर हैं, वो भी हैं तो इंस्पेक्टर, लेकिन DSP की सीट पे तैनात हैं। इनके साथ मेरा 15 साल पुराना ताल्लुक था। इन्होंने मुझे अपने पास बुलाया कि असलान भाई आए, बड़ा अरसा हो गया आपसे मिले हुए, को मुलाकात करते हैं। मैं वहाँ पर चला जाता हूँ। जब मैं वहाँ जाता हूँ, वो साहब मुझे चाय पिलाते हैं, बिस्किट मंगवाते हैं। थोड़ी देर गुजरती है तो मोहम्मद अली भट्ट साहब, जो अपनी सरकारी गाड़ी लेकर, जो मोहम्मद अली इंस्पेक्टर है, एक मॉडल टाउन CIA में तैनात था, ये अपनी सरकारी गाड़ी लेकर मॉडल टाउन CIA आता है, और मुझे वहाँ पर उस गाड़ी में जो है ना वो घसीट के डालने की कोशिश करता है। और मैंने इससे कहा कि मैं खुद चल रहा हूँ साथ, मुझे इशू बताओ क्या है। बताता हूँ इशू। ज़हीरुद्दीन बाबर ने इनको कहा कि आप ये, मैं SP साहब ने कहा है कि इंक्वायरी कर लें। उसने कहा मैं SP साहब को खुद ही देख लूँगा, मैं SP साहब को खुद देख लूँगा। मतलब इतना वो पावरफुल था कि उसको SP का मतलब कि कोई वजन ही नहीं था कि वो किस तरीके से जो है आखिरकार सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एक पावर है, उनकी इजाज़त के बगैर कैसे आप लाहौर के एक सीनियर जर्नलिस्ट को उठा के ले जा के जो है उसके तशद्दुद का निशाना बना सकते हैं। इसने मुझे वहाँ से लिया है, ये मुझे वहाँ से लेकर CIA इकबाल टाउन चला गया। वहाँ ले जाकर रात गए तक SP CIA भी वहाँ पर आए, आसिम इफ्तिखार, इन्होंने मिल के मुझ पर जो इनसे बन सका इन्होंने तशद्दुद किया। अगले दिन शफीकाबाद थाने का कोई नामालूम मुकदमा पड़ा हुआ था, उस मुकदमे के अंदर इन्होंने मुझे शनाख्त परेड पर कैंप जेल में बंद करवा दिया। अब ये शनाख्त परेड क्या है? शनाख्त परेड फरीद बाबर साहब एक ऐसी चीज़ है कि जब भी किसी माँ के लाल को शनाख्त परेड पर नाजायज़ बंद करवाया जाता है, तो ना अंदर उसकी मुलाकात हो सकती है जेल में, ना वो टेलीफोन कर सकता है,
ना उसको खाने को कुछ मिलता है, ना पीने को कुछ मिलता है, ना उसका कोई वो साने हाल होता है, और उसकी कोई तादाद भी नहीं होती। 3 महीने तक इनके पास ये इख्तियार है कि 3 महीने तक ये एक बंदे को शनाख्त प्लेट पे बंद करवा सकते हैं बगैर किसी पेशी के, बगैर किसी मुलाकात के। जब तक कि आकर मुलजिम, उस मुकदमे का मुलजिम आकर उस बंदे को जेल के अंदर एक शनाख्त नहीं कर लेता कि जनाब ये मेरा मुलजिम है, उस वक्त तक वो शनाख्त प्लेट पे बंद कर लेता है। फिर ये क्या करते हैं कि जब इन्होंने किसी बंदे को फंसाना होता है या किसी से इन्होंने करोड़ों रुपया कमाना होता है, तो ये उस जो मुकदमे का मुलजिम होता है उसको ये थोड़ी सी रकम देते हैं और उसे कहते हैं कि इस बंदे की तस्वीर है, ये जेल के बाहर उसको तस्वीर दिखाई जाती है कि ये तस्वीर है, ये बंदा तुम्हें अंदर मिलेगा, इस रंग के इसने कपड़े पहने होंगे, क्योंकि वो जो जेल के अंदर एक नैप कोट होता है वो भी इनके साथ मिला होता है, उसको भी इन्होंने 2000 रुपया दिया होता है। वो बताता है कि तुम्हारे मुलजिम ने इस रंग के कपड़े पहने हुए, उसको जाके शनाख्त कर लो। वो मुलजिम आकर उस मुलजिम को जो शनाख्त करता है, जो जाली मुलजिम इन्होंने बनाया होता है, उसके बाद उसका रिमांड लेकर ये उसको अपने रिमांड पर अपने पास ले जाते हैं। रिमांड के बाद भी ये कोशिश करते हैं कि डील हो जाए, अगर डील हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो उसको जुडिशियल कर दिया जाता है। बल्कि किसी पे ज्यादा गुस्सा हो, जैसा इन्होंने मेरे साथ किया था कि मैं इनके साथ सुलह नहीं कर रहा था, मैं इनकी बात नहीं सुन रहा था, मैं इन्हें कह रहा था कि तुम लोग जो क्राइम कर रहे हो, तुम लोगों ने डाकुओं की पकड़ने की बजाय खुद डाकू बन गए हो, तो मैं तो तुम्हें रिपोर्ट करूंगा, मेरा काम है जर्नलिज्म। तो इन्होंने मुझे एक नई शनाख्त प्लेट में भेज दिया, उसमें मैं 2.5 महीने जेल में रहा, मैं डिस्चार्ज हुआ, बाहर आया। मैंने आईजी पंजाब, जो साबका आईजी पंजाब थे राव सरदार साहब, उन्हें भी दरख्वास्त दी। उसके बाद जो साबका डीआईजी इन्वेस्टिगेशन थे कामरान आदिल साहब, उनके पास वो मार्क होके आई। मौजूदा एसएसपी इन्वेस्टिगेशन इमरान कीश्वर, जिनकी जिम्मेदारी बनती थी कि इस शख्स की इंक्वायरी करते कि इसने क्यों एक बेगुनाह शख्स को जो है वो उठाकर अंदर बंद किया है, उन्होंने बजाय मेरी इंक्वायरी करने के मेरी दरख्वास्त को कहीं पर रोलिंग करके अपनी ट्रॉ में जो है ना वो फेंक दी है, तो कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद होता ये है कि मेरे साथ जो जेल में और जो हवालात में लोग थे, जो कुछ उन्होंने मुझे बताया और जो कुछ उनके साथ बीती, ये अवामुन नास को पता चलना बहुत जरूरी है। मेरे साथ मोहम्मद अली भट्ट नाम का एक शख्स ये जेल से निकलवा के लाए, जो 302 की सजा काट रहा था। दूसरे ग्रुप ने इनको पैसे दिए कि इसको मार दो। इन्होंने किसी एक दूसरे डकैती के मुकदमे में उसमें रिमांड में निकलवाया, 2 दिन के रिमांड पे इनके पास था, इन्होंने ले जाके उसका पुलिस मुकाबला कर दिया। घंटे बाद हवालात में खबर आई कि उसको मार दिया, वो बंदा दोबारा हवालात में नहीं आया, ना वो जेल नहीं। आप उस वक्त जेल में थे? मैं उस वक्त हवालात में था जी, मैं उस वक्त हवालात में था। मुझे भी ये मेरी शनाख्त प्लेट जली करवा के तो रिमांड पर सीआईए एक बारटाउन की हवालात में लाए हुए थे, जहां पर वो शख्स भी उसको भी रिमांड पे लेके आए थे और उसको इन्होंने पुलिस मुकाबले में पार करने का मंसूबा बनाया हुआ था। अब एक बंदा जेल में अपनी सजा काट रहा है या वो जुडिशियल हो गया है, अदालत के रहमो करम पे है, ये एक नया मुकदमा निकालते हैं। उस मुकदमे के अंदर उसको कहते हैं कि जी, पुलिस को बताती है कि जी ये हमारा मुलजिम है, उसको नामजद करते हैं और उसको रिमांड पर लेकर जेल से अपने पास आ जाते हैं, उससे डील करते हैं। डील तय हो जाए तो ठीक है, नहीं डील तय हुई तो या तो उसको पुलिस मुकाबले में पार कर दिया जाता है या उस पर 15-20 और नामालूम मुकदमा डाल के उसको दोबारा जेल में भेज दिया जाता है। इस तरीके से वो जब दोबारा जेल से बेल करवा के बाहर आता है तो उस पर 40-50 मुकदमा दर्ज होते हैं और मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेशन वाले जो है ना वो उसको उठा लेते हैं कि इस पर इतने मुकदमा दर्ज हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि इस पर जो 40-50 मुकदमा दर्ज कर दिए गए हैं, इनकी बुनियादी वजह क्या है। पैसे ना देने की वजह से मुकदमा दर्ज किए गए हैं, किस वजह से मुकदमा दर्ज किए गए हैं, और इनके इस हरकत की वजह से लाहौर शहर की आबादी के ज़्यादातर जो नौजवान, हमारे बेरोजगार नौजवान हैं, उन तमाम के सीआरओज बन गए हैं, वो तमाम डाकू बन चुके हैं। जी अस्सलाम तैमूरी साहब, मुझे सिर्फ ये बताएं, आप एक सीनियर क्राइम रिपोर्टर भी हैं, अच्छा लिखने वाले हैं, आपकी खबर पे एक्शन भी होते हैं, और मुझे समझ नहीं लगी कि सीआईए ने आपको कौन सी रंजिश थी उनको कि सीआईए के मोहम्मद अली भट्ट, बाबा मकसूद बाबा और ज़ैनुद्दीन बाबर, इन्होंने सारों ने, नबी बख्श वगैरह ने आपको बुलवा के और आप पे मुकदमा दर्ज करवाया। पहले पुराना हुआ था, उसमें शान पर बंद करा दिया। क्या रंजिश थी इनको आपसे कोई ना कोई तो रंजिश होगी ना, वो हमें बताएं ना असल हकायक क्या हैं। और आपके कोई मिलने वाले दोस्त, अब आप CCPO, साबका CCPO लाहौर फैज़ अहमद दियो साहब थे शायद, उनके पास भी गए थे, लेकिन सुनवाई आपकी नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? मुझे ये बताएं, ये क्यों आपके साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ है? जी, मैं फरीद बाबर साहब, आपने बड़ा अहम और बड़ा साफ सवाल किया है। सीधा सवाल है ये कि SP CIA आसिम इफ्तिखार ने एक शिकार के लिए 12 लाख रुपए की गन किसी से मंगवाई। अच्छा। वो 12 लाख रुपए उनको कुछ शूटर्स थे, उनको छोड़ने के लिए मिले। वो 12 उन्होंने बंदे छोड़े, असला छोड़ा उनका, इनको 12 लाख मिला। वो मेरे पास खबर आ गई CIA के किसी अपना अहलकार ने मुझे वो खबर दी, सोर्स ने दी, मैंने वो खबर ब्रेक कर दी। वो खबर इन SP साहब के पास पहुंची। चूंकि ये मोहम्मद अली भट्ट और आसिम इफ्तिखार जो SP CIA हैं, दानिश भाई बता रहे थे भी कि वो बड़े डेड ऑनेस्ट आदमी हैं, तो मैं यहाँ पर इनकी इस बात से इख्तलाफ करते हुए आपको बताऊंगा। और SP CIA जो है वो इनको शेल्टर प्रोवाइड करते थे। मैंने जब SP CIA के खिलाफ खबर दी तो चूंकि ये ग्रुप तो एक था,
तो SPCIA के साथ इन्होंने बैठ के मशवरा किया मोहम्मद अली भट्ट ने कि सर हम हैंडल कर लेंगे, हम उसको उठा के ले आएंगे। अगर SPCIA को ये पता होता कि अरसलान तैमूरी के साथ ये सब कुछ करने के बाद मैं जो है वो मेरी सारी चीज़ें बाहर आ जाएंगी और मैं जलील और रुस्वा होऊंगा, तो वो कभी भी मोहम्मद अली भट्ट को ऐसा करने के लिए ना कहते। लेकिन चूंकि उन्हें नहीं अंदाजा था कि इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी आगे से, और जो हमारी जो मीडिया क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन है, इसको मैं किरदार को मैं इसके सराहता हूँ कि जिन्होंने उस वक्त मेरा बैकअप किया, और मुझे जो मुद्दई था उस मुद्दई ने भी कहा कि जी ये मेरा मुलजिम ही नहीं है, ये तो इन्होंने ज़बरदस्ती मेरा मुलजिम बना लिया। तो उस मुद्दई ने मेरे अदालत में जाकर बयान दिए, मैं डिस्चार्ज हुआ वहाँ से, अदालत ने मुझे बेगुनाह करार दिया कि इस मुकदमे में ये बेगुनाह है। लेकिन इन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, पूरी तवज्जो दी कि हम इसको जेल से बाहर ना आने दें, क्योंकि अगर ये बाहर आया तो ये जो इंक्वायरी लगी है इसकी गन वाली, वो सारी मंजर आम पर आ जाएगी और ये बताएगा कि इसको किसने खबर दी है और ये गन इसने किससे ली है। तो अभी भी वो शिकार पे जाते हैं, अपनी मोबाइल फ़ोन वो अपना बंद कर देते हैं शिकार पे जाते हुए, उसी गन से वो शिकार कर रहे हैं और उसी गन से वो अपना सारा सिलसिला चला रहे हैं। तो ये करप्शन की थी उन्होंने, जिसकी बिना पे मैंने खबर देने की वजह से मेरे साथ ये हुआ। ठीक हुआ जी। आपने सुना अरसलान तैमूरी की जो है जिसके इनके साथ जो बीती है, आपने सुन लिया। और क्या ज़रूरत है ऐसे काम CIA को करने की, गरीबों को और बेगुनाहों को पकड़ने की, गिरफ्तार करने की, जेलों में भेजने की। और जो ये जुल्म हुआ है, अगर सहाफ़ी कोई खबर नहीं देगा, कोई शाया नहीं करेगा, हक़ाइक़ नहीं सामने लाएगा, शहरियों के, अवाम के, अपने सियासतदानों के, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आला पंजाब, IG पंजाब के सामने नहीं ऐसे वो हक़ाइक़ लेके आएगा, तो उनको ऐसे ही गिरफ्तार किया जाएगा, इसी तरह तशद्दुद किया जाएगा, जेलों में बंद कर दिया जाएगा। मेरी अपील है IG पंजाब साहब, ये देखें, इंक्वायरी करें ये इस मामले में CIA में कौन कौन से करप्शन कर रहा है, कौन कौन मुलव्वस है, और ये साफियों पर जो तशद्दुद हो रहे हैं, जो हुए हैं, और जो बेगुनाह जितने भी जेलों में बंद इन्होंने किए हुए शराफत प्लेट पे, वो चेक करें क्यों बंद किए, असल हक़ाइक़ सामने आए। जी इसी के साथ अपने मेज़बान फरीद बाबर खान को इजाज़त दें। आप अल्लाह आपका हाफ़िज़ नासिर रहे। अल्लाह हाफ़िज़।